A very good morning, good evening, good afternoon to everyone. This is Ankita Arora. हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में वी हैव कवर्ड एसए 700, वी हैव कवर्ड एसए 701, 705 एंड 706. इतना हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. सी प्रॉपरली हम इसको कवर करने जा रहे हैं तो जस्ट कीप इन माइंड ये अभी हमने समझा है. आफ्टर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आपको मेरा एक वीडियो और मिलेगा. वो वीडियो होगा कंप्लीट लिंकेज का. कंप्लीट लिंकेज मतलब किस तरह से ओवरऑल कंपैरेटिवली कॉम्प्रिहेंसिवली नॉट कंपैरेटिवली कॉम्प्रिहेंसिवली आप कैसे इन एसेस को यूज करते हैं. एक शॉर्ट क्रक्स वो होगा जो आपको पूरा की पूरा देखो 700, 701, 5, 6 करते वक्त ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वी हैव डन कि क्या होता है. डिटेल ही चल रहा है, कोई ऐसे रिवीजन टाइप नहीं है. एक बार ये करने के बाद नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी लिंकेजेस. अब हम किस पे जाएंगे फिर लिंकेजेस पे. आज अभी हम क्या करने वाले हैं. We will do 710 and 720 in this video. ये दोनों आपके हो जाएंगे. इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये प्रॉपर लिंकेज वाला वीडियो. इसमें मैं सब एक्सप्लेन नहीं करूंगी बट हाँ आपको एक प्रॉपर शॉर्ट रिवीजन के तरह ये पता चलेगा कि हाउ टू लिंक द एंटायर, कैसे आप लिंक करेंगे एंटायर 700 की सीरीज. ठीक है, तो 700 सीरीज का लिंकेज आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर. फिर इसमें कुछ चीजें और हम डिस्कस करेंगे लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इन सीरीज के मॉड्यूल से आए हैं. मॉड्यूल से मतलब मॉड्यूल में जो अपेंडिक्स वगैरह होता है जिसको आप पढ़ते ही नहीं है. ये क्या है आपका अनाउंसमेंट. जो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट है, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में से ही जब भी कोई पेपर आपको लगता है ना बड़ा टफ पूछ रहा है, पता नहीं क्या ही पूछ लिया, इन डिटेल पूछ लिया, कुछ नहीं. ये आपके अपेंडिक्स के अंदर के ही क्वेश्चंस होते हैं. तो वो जो अपेंडिक्स के अंदर के पूछे हैं वो आपको बताना होगा. क्या इससे एटलीस्ट यू वुड बी इन अ कंफर्ट जोन कि ऑडिट भी कहीं बाहर से नहीं, एंटायरली यहीं से आता है, मॉड्यूल से ही आता है. सो let us start with first, that is 710. What is this 710? 710 is about your comparative information. 710 किस चीज के लिए है, comparative information. तो ऐसे 710 is about, ऐसे 710 किस चीज के लिए है हमारा, comparative information. अब ये जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई अमाउंट या फिर कोई डिस्क्लोजर. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई अमाउंट या फिर कोई डिस्क्लोजर जो किस में है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है. जो कहाँ है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही है. कोई भी अमाउंट डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आ रहा है. पर ये जो अमाउंट एंड डिस्क्लोजर है ये वन और मोर प्रायर पीरियड को बिलोंग करता है. ये एक या एक से ज्यादा प्रायर पीरियड को क्या करता है, बिलोंग करता है. सो हियर इट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कहता है अमाउंट और डिस्क्लोजर जो वन और मोर प्रायर पीरियड का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है. इस ऐसे को मैं अगर बहुत शॉर्ट में पहले आपको समझा दूं तो भाई देखो ये कौन है, ये ठहरे हमारे ऑडिटर. ऑडिटर कहाँ जा रहे हैं, हमारे ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करने जा रहे हैं, ऑडिट. इनको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है. तो जब ये ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाता है, मैं अभी आपको साथ में इसका 720 का थोड़ा सा एक लिंक भी बताती हूँ. तो हमारे जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त उन्हें क्या मिलता है, ओपनिंग बैलेंसेस मिलते हैं. उन्हें क्या मिलेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस मिलेंगे. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस समझो
क्या ओपनिंग बैलेंस करंट पीरियड का आइटम है? नहीं, करंट पीरियड की चीजें नहीं है, ये प्रीवियस पीरियड की, जिसे हम बोल सकते हैं प्रायर पीरियड। ये क्या है? प्रायर पीरियड की चीजें हैं। तो बोलते हैं कि देखो, जब भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ऑडिट करने जाएगा, उसे ओपनिंग बैलेंसेस मिलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम मिलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि इस ऑडिटर को जाके एक बार सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस एज इट इज आईबी है या नहीं, कुछ गलती ओपनिंग बैलेंस में तो नहीं होगी। तो कर क्या रहे हो? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में क्या आता है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है करस्पॉन्डिंग फिगर और एक होता है आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे ये जो तरीका है प्रायर पीरियड आइटम देने का, प्रायर पीरियड के फिगर्स देने के दो तरीके होते हैं, या तो करस्पॉन्डिंग होता है या फिर क्या होता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे कंपैरेटिव बनते, 11th क्लास 12th या 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कॉमर्स। तो वहां पे सपोज करो 2021 2022 का कंप्लीट आपको क्या मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे मिलेंगे, तो वो होता है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हमारे ऑडिटर को ये कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ कंपैरिजन मिल रहे हैं, तो हमारे ऑडिटर को क्या करना है, जो ओपिनियन देना होता है, वो ओपिनियन भी वो क्या देगा, दोनों पीरियड के लिए देगा। अगर दो पीरियड्स है तो दोनों पीरियड के लिए वो क्या देगा, कंप्लीट ओपिनियन, अपना कंपैरेटिव ओपिनियन दोनों के लिए देगा कि हाँ भैया ये ओपिनियन है मेरा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। लेकिन कई जगह होता है कंप्लीट आपको क्या नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग फिगर। आपके पास क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग फिगर। अब ये करस्पॉन्डिंग फिगर क्या है, जहां जहां रेलिवेंट होगा, जहां जहां करंट पीरियड में, जहां जहां करंट पीरियड में रेलिवेंट होगा, वहीं पे आपको क्या मिलेंगे, कंपैरेटिव फिगर्स मिलेंगे। वहीं पे क्या मिलेंगे, आपके कंपैरेटिव फिगर्स मिलेंगे। तो इसे कंपैरेटिव फिगर ना बोल के बोला जाता है करस्पॉन्डिंग फिगर। तो जहां रेलिवेंट है आपको वहां पे क्या मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग फिगर मिल जाएंगे, अमाउंट मिल जाएगा आपको डिस्क्लोजर्स मिल जाएंगे। जहां जहां पे रेलिवेंट है उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर। तो अब एज एन ऑडिटर, जब आप ऑडिटर की तरह जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी ये पूरी बनती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल कि ये जो करस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं, ये जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें आपको कंप्लीटली सबसे पहले तो चेक करना होगा कि क्या ये प्रीवियस फिगर्स जो थे, प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन दी थी, जो फिगर्स अमाउंट डिस्क्लोजर्स यूज हुए थे, वो एज इट इज करंट पीरियड में आए भी हैं या नहीं। वो एज इट इज कहाँ आने चाहिए, करंट पीरियड में। तो पहली चीज तो हमारे ऑडिटर को वहां यही करनी पड़ती है। अब चेक कर लिया, हाँ भैया सारी चीजें एक जैसी यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे अब वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अब उनकी क्या काम चालू होता है, हमारे ऑडिटर का रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब ये जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में क्या करना होगा, अब ये समझो। सबसे पहले जब ऑडिटर चेक कर ही रहा था कि ओपनिंग वाले जो भी फिगर्स हैं या फिर प्रायर पीरियड के जो भी फिगर्स हैं, या एज इट इज एग्जैक्टली क्या हुए हैं, फॉरवर्ड हुए हैं, मतलब इस ईयर में कोई चेंजेस तो नहीं आ गए, सबसे पहले वो ये देखेगा। अब ऑडिटर को रिपोर्टिंग से पहले एक चेकिंग और करनी पड़ती है, उसे क्या देखना पड़ता है कि ये जो भी फिगर्स लिखे हैं, ये जो भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, क्या वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही लिखी गई है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं। जितनी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, क्या ये वही कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन लिखी है जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है कि जरूरी है, ठीक है। और फिर क्या इसे एप्रोप्रिएटली क्या किया गया है, क्लासिफाई किया है, जहां पे सही तरीके से क्या होना चाहिए, क्लासिफाई।
तो क्या इसे अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई किया? तो मैं बोलूँ तो सबसे पहले कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए हमारे ऑडिटर को चेक करना है क्या एग्जैक्टली वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। कैरी फॉरवर्ड बोलने का मतलब है जो पिछले साल था क्या वो इसी साल है। तो मैं बोलूँ कॉपी पेस्ट हो गए सही तरह से, कॉपी पेस्ट हुआ या नहीं ये चेक करना। इसे चेक करते वक्त ये भी देखो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही सारे फिगर्स इंक्लूड किए हैं जो जरूरत के हैं। देन थर्ड, क्लासिफिकेशन जो है इस इंफॉर्मेशन का, इन्हें क्लासिफाई सही तरह से किया या नहीं किया। अब इसे इवेल्युएट करते वक्त ये जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, जब मैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बोलूंगी उसका मतलब करस्पॉन्डिंग फिगर भी आता है और उसका मतलब आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है, क्योंकि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कंप्राइज ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर एज वेल एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बोलते हैं अब इस चीज को देखते वक्त आपको और क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे बोलते हैं आप देखो क्या देखना है आपको कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने बताया एग्री विद द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ प्रायर पीरियड, वो चेक कर लो। फिर आप देखो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड क्लासिफिकेशन, और साथ में ये भी देखो कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या वो कंसिस्टेंट है पिछले साल और इस साल में। तो प्रायर पीरियड में जो अकाउंटिंग पॉलिसी थी क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज तो नहीं है। बट अगर कोई चेंज है, इफ देयर इज अ चेंज, अगर कोई चेंज है तो उस केस में क्या करना होगा। इफ देयर इज अ चेंज, अगर आपको कोई चेंज दिखता है तो क्या प्रॉपरली उस चेंज को अकाउंट फॉर किया है, क्या प्रॉपरली चेंजेस अकाउंट फॉर हुए हैं, क्या एडिक्वेटली उन चेंजेस को प्रेजेंट किया है, क्या एडिक्वेटली प्रेजेंट किया है, क्या एडिक्वेटली उसको डिस्क्लोज किया है, हाँ या ना। और यही तो सार है इस पूरे ऐसे का। सबसे पहले देखो जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं आपके, जो भी अमाउंट वगैरह है वो प्रायर पीरियड को एग्री करते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है ये इंफॉर्मेशन क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है और क्या इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में देखो कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कंसिस्टेंटली फॉलो की जा रही है, और अगर कोई चेंज है तो क्या वो चेंज प्रॉपरली अकाउंट फॉर प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है। इन चीजों को आपको देखना होगा। चलो ये सारी चीजों की चेकिंग हो गई, हमने देख लिया। कीवर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉपी पेस्ट हुआ है नहीं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्लासिफिकेशन चेक कर लो, अकाउंटिंग जो है कंसिस्टेंट है या नहीं, प्रॉपरली डिस्क्लोज हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये करने के बाद आपको क्या देखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग फिगर। अब ये सिर्फ करस्पॉन्डिंग फिगर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग फिगर, अब आपको क्या देखना होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग फिगर आपको देखना होगा क्या क्या प्रीवियस रिपोर्ट, दैट इज प्रायर पीरियड की रिपोर्ट, जो प्रीवियस रिपोर्ट है, द प्रीवियस रिपोर्ट जो क्या है आपकी प्रायर पीरियड रिपोर्ट है, क्या वो मॉडिफाई हुई थी। तो अगर आपकी प्रीवियस रिपोर्ट को क्या किया गया था, प्रीवियस रिपोर्ट को मॉडिफाई किया था, तो मॉडिफाई क्यों हुआ होगा, क्योंकि मिस स्टेटमेंट है। मॉडिफिकेशन तो तभी होता है ना जब मिस स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर प्रीवियस पीरियड की ये रिपोर्ट आपकी क्या की गई थी, मॉडिफाई की गई थी, तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या स्टिल स्टिल मैटर अनरिजॉल्व है, स्टिल मैटर अनरिजॉल्व। अगर अभी भी आपका मैटर उसमें क्या है, रिजॉल्व नहीं हुआ, सीधी सी बात है भाई, पिछले साल तुमको बताया था, क्या बताया था कि ये मिस स्टेटमेंट है, इसके मिस स्टेटमेंट के चलते हमने क्या किया था, इस रिपोर्ट को मॉडिफाई भी किया था। अभी भी वो मैटर हमको क्या दिख रहा है, अनरिजॉल्व दिख रहा है, अभी तक वो मैटर को आपने क्या नहीं किया, सही नहीं किया है। तो ऑडिटर भी क्या करेगा, करंट ईयर का जो ऑडिटर है, करंट ईयर का ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, करंट पीरियड के रिपोर्ट को भी क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा।
कोई ऐसी चीज थी, सपोज करो कि कोई अकाउंटिंग एंट्री थी जो एक्चुअल में रेवेन्यू नेचर की है, आप उसको कैपिटल नेचर बता रहे हो, बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत अच्छा बड़ा खासा है, ठीक है, मतलब आपकी क्लासिफिकेशन ही गलत चल रही है। पिछली बार भी आपको बताया था कि भाई ये क्लासिफिकेशन गलत है, ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, आप इसे बुक करते तो प्रॉफिट कम होता दिखता, आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा के इसे डेफर करते जा रहे हो इस एक्सपेंडिचर को, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, ये सही नहीं है। इसके चलते हमने क्या किया था, मॉडिफाई की थी रिपोर्ट, और वो मैटर आज भी अनरिजॉल्व है, आज भी वही तरीके से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अभी करंट पीरियड का जो रिपोर्ट है वो भी हम क्या करेंगे, मॉडिफाई ही इशू करेंगे। तो ये हो गया पहली चीज विथ रिस्पेक्ट टू योर करस्पॉन्डिंग फिगर। करस्पॉन्डिंग फिगर में देखो पिछली बार का अगर कोई जो भी रिपोर्ट थी वो मॉडिफाई की थी, तो क्या वो चीजें अभी भी अनरिजॉल्व है, अगर स्टिल वो चीजें अनरिजॉल्व हैं तो इन दैट केस करंट पीरियड में भी क्या होगा, आपको मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी होगी। नाउ सेकंड चीज, सेकंड बोलता है मिस स्टेटमेंट थे प्रायर पीरियड में, मिस स्टेटमेंट कहाँ थे, प्रायर पीरियड में मिस स्टेटमेंट थे, तो प्रायर पीरियड में मिस स्टेटमेंट थे, स्टिल हमारा जो ऑडिटर था, मतलब कोई और ऑडिटर होगा तभी तो बात कर रहे हैं, तो स्टिल जो ऑडिटर था उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, उसने क्या दे दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, या फिर एक खुद ऑडिटर थे, इन्हें पता चला कि पिछले साल क्या हुआ है, हमसे गलत, हमने क्या कर दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। तो ऐसे केस में जब मिस स्टेटमेंट प्रायर पीरियड में एग्जिस्ट करता है और आप क्या दे रहे हो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो पिछले बार, तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा क्या मिस स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गए, करेक्ट हो गए तो ओके, लेकिन अगर नहीं, अभी भी करेक्शन नहीं हुआ है, तो अगेन क्या करो, मॉडिफाई करो इसको, ऑडिट रिपोर्ट को, करंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग फिगर, करस्पॉन्डिंग फिगर्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, करंट पीरियड जो है, करंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट स्टिल क्या होगी, मॉडिफाइड, क्योंकि आपने चेंजेस किए ही नहीं। तो फिर से अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं इस ऐसे को, तो अभी तक ये है कि पहले तो चेक कर लो कि ओपनिंग बैलेंस वगैरह जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस सही तरह से आए या नहीं, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है या नहीं, एडिक्वेटली प्रेजेंट डिस्क्लोज किया है अगर कोई चेंजेस हैं तो। इसके बाद आपको करस्पॉन्डिंग फिगर के रिस्पेक्ट में देखना है क्या, कि पिछले बार का अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, क्या इस बार चीजों को सही किया, इस बार भी चीजों को सही नहीं किया, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, या फिर पिछली बार मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और आपने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दिया था, तो इस बार भी अगर वो चीजें करेक्ट नहीं हुई तो मॉडिफाइड ओपिनियन ही जाने वाला है। तो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू योर करस्पॉन्डिंग फिगर। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑडिटर जो होंगे अब करंट पीरियड के रिस्पेक्ट में ओपिनियन नहीं देंगे, इनका जो ऑडिटर का ओपिनियन होगा वो करंट पीरियड के लिए भी होगा और प्रायर पीरियड के लिए भी होगा, दोनों पीरियड, जितने पीरियड यहाँ पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेके रखे हैं वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए क्या होगा, हमारे ऑडिटर का ओपिनियन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोलते हैं यहाँ पे, अगर सपोज करो डिफरेंस आ रहा है ओपिनियन में, ऑडिटर प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड व्हाटएवर जो भी ओपिनियन क्या था, सपोज करो ऑडिटर ने प्रीवियस रिपोर्ट जो थी उसमें जो ओपिनियन दिया, और आज करंट ईयर में जो वो ओपिनियन दे रहे हैं सब, क्योंकि ओपिनियन तो दोनों पीरियड के रिस्पेक्ट में जा रहा है, पिछली बार जो ओपिनियन दिया था और इस बार जो ओपिनियन दे रहे हैं, अगर इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, दोनों अलग अलग जा रही हैं, तो बोलते हैं कि प्रीवियस पीरियड में जब आपने ओपिनियन दिया और करंट पीरियड में जब ये दोनों पीरियड्स को लेके आप ओपिनियन दे रहे हो, अगर डिफरेंसेस हैं तो आपका यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पिछली बार ओपिनियन अलग दिया, इस बार आप क्या दे रहे हो, अलग ओपिनियन दे रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, यूजर कंफ्यूज होगा। तो उसके यूजर के उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यूजर के उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए आपको रीजन देना होगा।
क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। तो डिस्क्लोज रीजन इन अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ में रीजन डिस्क्लोज करो। क्या करो, अदर मैटर पैराग्राफ में क्या करना होगा, आपको ये रीजन डिस्क्लोज करना होगा कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है। देन इसके अलावा क्या करना है, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेना होता है किसको, ऑडिटर को, मैनेजमेंट से, कि जो कंपैरेटिव ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किए। तो एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैनेजमेंट से भी रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो कि आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है हर चीज को। और दूसरा, ये रिपोर्ट पे इनका ओपिनियन दोनों पीरियड के लिए जाएगा, और अगर डिफरेंस आता है तो अदर मैटर पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा कि ये डिफरेंसेस हैं। अब इसके बाद जो कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, चाहे वो करस्पॉन्डिंग फिगर हो या फिर मेरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, दोनों के लिए बोलता है कि सपोज करो दो चीजें हो सकती है, या तो क्या होगा, प्रायर पीरियड जो है, प्रीवियस पीरियड, ठीक है, तो बोलता है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किए, पिछले बार के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपके, वो क्या किया है, किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किए। तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, भाई कोई और ऑडिटर था उसने ऑडिट किया। या फिर ये भी हो सकता है कि अनऑडिटेड थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो पहले ऑडिट ही नहीं हुए। तो बोलता है कि अगर अनऑडिटेड भी थे ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड भी थे, तो बोलता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की वही रहेगी कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस निकालें और चेक करें कि ओपनिंग बैलेंसेस जो भी आए हैं वो सही है या नहीं, प्रॉपरली अकाउंट फॉर एंड अमाउंट फॉर हुए या नहीं हुए। ऑल्दो अनऑडिटेड थे, अनऑडिटेड से इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम हो जाएगी, तुमको तो आज भी देखना है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस थे उन ओपनिंग बैलेंसेस को ऑडिटर तुम्हें अभी भी क्या करना होगा, चेक करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोलते हैं कि अदर मैटर पैराग्राफ में बस ये चीज तुमको बतानी है, अदर मैटर पैराग्राफ में ये चीज बतानी है कि जो करस्पॉन्डिंग फिगर है या फिर कंपेयर या फिर तुम्हारा क्या है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये क्या है अनऑडिटेड है, ये चीज तुम कहाँ बता देना, अदर मैटर पैराग्राफ में बता देना। तो सबसे पहले बोलता है कि देखो क्या होंगे प्रीवियस, पहले हमने देखा, क्या देखा कि हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं अनऑडिटेड है, तो बोलते हैं भले ही स्टेटमेंट अनऑडिटेड है लेकिन ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकाले कि ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, ठीक है, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। हाँ, और उसे अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करके ये बताना होगा कि जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फिर जो करस्पॉन्डिंग फिगर है वो अनऑडिटेड है, ये चीज अदर मैटर पैराग्राफ में बता दो। अदर मैटर पैराग्राफ वी हैव ऑलरेडी डन, इफ यू रिमेम्बर कि ऑडिट या ऑडिटर को समझने के लिए जो मैटर जो पैराग्राफ जाता है दैट इज व्हाट योर अदर मैटर पैराग्राफ। अब अगर हमारा ऑडिट किसने किया है, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने, अगर ऑडिट किसने किया है, हमारा प्रेडिसेसर ऑडिटर ने, तब उस केस में क्या करोगे। तो बोलता है कि अगर ऑडिटर को लॉ परमिट करता है, किस चीज के लिए परमिट करता है भाई लॉ, कि आप प्रेडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो लॉ अगर परमिट करता है कि पिछले ऑडिटर की आप रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोलता है if auditor permitted by law to refer the predecessor auditor report then, तब भी आपको अदर मैटर पैराग्राफ में ये चीज बतानी है कि पहले ऑडिट किसी और ने किया। देन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के क्या किए गए हैं, किसी और के थ्रू ऑडिट किए गए, ये अदर मैटर पैराग्राफ में आपको लिखना होगा। फिर किस टाइप का ओपिनियन उन्होंने दिया था, तो वहां पे ये भी लिखो द टाइप ऑफ ओपिनियन, किस टाइप का ओपिनियन क्या है उस ऑडिटर ने दिया था, और उस ओपिनियन का रीजन क्या था, और ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी, ये सारी चीजें आपको लिख के देनी पड़ेगी। सही तो है, किसी और ने ऑडिट किया पहले ही बता दो, उन्होंने कैसा ओपिनियन दिया ये भी बता दो,
रीजन क्या था उनके ओपिनियन का, क्योंकि बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ रीजन बताता है, एंड डेट क्या थी उनके ऑडिट रिपोर्ट की, ये चीजें बता दो। अब ऑडिटर क्या कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर पीरियड में थे, लेकिन प्रायर पीरियड रिपोर्ट मॉडिफिकेशन हुई नहीं। यहाँ पे भी वही चीज, पिछले साल ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे लेकिन वो रिपोर्ट को मॉडिफाई ही नहीं किया गया, तो ऑडिटर फिर से चेक करेगा क्या करेक्शन हो चुके हैं तो ओके, और अगर करेक्शन नहीं हुए, करेक्शन हुए तो उसे चेक करना है, और करेक्शन नहीं हुए तो ऑडिटर क्या करेगा, अब मॉडिफाई करेगा रिपोर्ट, और करेक्शन हो चुके हैं तो सिर्फ करंट पीरियड के रिस्पेक्ट में अपना ओपिनियन देगा। दिस कंप्लीट्स योर एसे। सो बहुत शॉर्ट में अब अपन 1 मिनट में कवर अप कर सकते हैं कि जो भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपके कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या करस्पॉन्डिंग फिगर हो, इसमें सबसे पहले ऑडिटर ये चेक करेगा ओपनिंग बैलेंसेस जो आए हैं अकाउंट फॉर हुए हैं या नहीं, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज प्रेजेंट हुए हैं या नहीं, और अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हुई या नहीं। अगर कोई चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। फिर इसके बाद जब वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ दोनों पीरियड के रिस्पेक्ट में क्या देना है, ओपिनियन देना होगा। लेकिन अगर ओपिनियन देते वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि पिछली बार जो आपने ओपिनियन दिया और इस बार जो ओपिनियन दिया, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ में इसका रीजन बताएंगे। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा। किस चीज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ऑफ किया है हर चीज को। अब करस्पॉन्डिंग फिगर में कहते हैं कि ये जो करस्पॉन्डिंग फिगर है, यहाँ पे भी आपको देखना है कि पिछली बार मटेरियल मिसस्टेटमेंट था जिसके कारण मॉडिफाई की गई थी रिपोर्ट, तो क्या वो अब करेक्ट हुए हैं। अगर अब वो करेक्ट हो गए तो ओके, लेकिन अगर अभी भी करेक्ट नहीं हुए तो करंट पीरियड की रिपोर्ट भी मॉडिफाई होगी। या फिर पिछली बार मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे लेकिन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट चली गई है, चेक करो इस बार करेक्ट किए या नहीं किए, और अगर करेक्ट नहीं किए तो करंट ईयर की रिपोर्ट आपको क्या करनी होगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी। इसमें अब दोनों में कॉमन एक चीज हो सकती है कि पिछली बार किसी और ने ऑडिट किया, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने, या फिर अनऑडिटेड रहे। अनऑडिटेड रहे तो अदर मैटर पैराग्राफ में बता दो कि भैया अनऑडिटेड है ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पर इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की कम नहीं होती, उन्हें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकाल के देखना है कि पिछले बार के फिगर सही तरह से अकाउंट फॉर यहाँ पे डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन सही है या नहीं। और प्रीडिसेसर ऑडिटर कोई और था तब भी अदर मैटर पैराग्राफ में बताओ कि कोई और था, उसने जो भी ओपिनियन दिया उस ओपिनियन का रीजन क्या है, टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है, एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ये बताना होगा। फिर इसके बाद अगर पिछले बार मिसस्टेटमेंट थे लेकिन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट गई थी तो चेक कर लो करेक्ट किए या नहीं किए, और अगर करेक्ट नहीं किए गए हैं तो इन दैट केस आपको क्या करना है, करंट ईयर की रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग फिगर्स या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या करनी होगी, मॉडिफाई करनी होगी। दिस कंप्लीट्स योर एसे 710 इन डिटेल। को बेनिफिशियल रहा। ओके, 5 मिनट का ब्रेक, इसके बाद हम स्टिल कंटिन्यू करेंगे विद 720 दैट इज अदर इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप सो हमने अच्छे से 710 या तो आपने रिवाइज करा होगा, और अगर रिवाइज नहीं किया तो ब्रेक का एंजॉय कर ही लिया। See what you should do ना, ऐसा लगता है ना कि पढ़ते पढ़ते बहुत ऐसा होता है कि अब ब्रेक की जरूरत है, टेक अ ब्रेक। बट व्हाट आई यूज्ड टू डू जनरली, जब भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे ब्रेक चाहिए किसी चीज से, क्या आई ऑलवेज स्टार्ट अ टाइमर, क्योंकि पता है जब ब्रेक लेते पता नहीं चलता है कि टाइम कहाँ निकल गया। वो कहाँ निकल गया तुम ना सोचो, उसके लिए क्या करो, एक टाइमर लगाओ, खुद को डिसिप्लिन में रखो कि जैसे ही ये 10 मिनट्स 5 मिनट्स व्हाटसोएवर ये टाइमर खत्म हुआ, एंड नाउ आई हैव टू कम बैक टू माय पेस। दैट विल हेल्प यू, जिससे तुम्हारा जो ब्रेक है ना वो 15-10 मिनट का सोच के आधे घंटे का ना हो जाए, तो दैट विल बी समथिंग हेल्पफुल टू यू। ओके, चलो, तो लेट अस स्टार्ट विथ नाउ योर ऐसे 720। अब ऐसे ये जो 720 है, 720 किस चीज के लिए, 720 इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन। हमारे ये जो ऑडिटर भाई साहब है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
ये बोलते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन से भी रिलेट करती है। अब समझना, मैंने वहां पे आपको 710 में कहा था आई विल बी गिविंग यू सर्टेन लॉजिक। तो 7, देखो हमारा जो ऑडिटर है जब भी ऑडिट करता है तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होगी, तब आप 710 लगाएंगे। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं, ऑडिटर को कुछ और भी बातों का ध्यान रखना होता है। मतलब जब भी एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट रेडी होती है, जब भी क्या होता है, एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट रेडी होगी, तो एनुअल रिपोर्ट इज नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ऑडिटर की रिपोर्ट भी होगी, उसके अंदर फ्यूचर आउटलुक क्या है कंपनी का वो सब चीजें भी लिखे होंगे, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, उसके अंदर एंटिटी के डेवलपमेंट के बारे में भी हो सकता है। तो एक चीज बताओ, एज एन ऑडिटर, ये जो हमारे ऑडिटर भाई साहब यहाँ पे हैं, इनका काम बिल्कुल, the whole sole responsibility of an auditor is to audit the financial statement, लेकिन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के बाद जब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट में फॉर एन एग्जांपल बजट वगैरह भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब हुआ क्या, ऑडिटर ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करके दे दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया और ये बन गई उनकी क्या, ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन क्या हुआ, जब हमारे ये जो यूजर्स हैं, ये रहे हमारे यहाँ पे क्या, यूजर्स, ये यूजर्स क्या करते हैं, इन एनुअल रिपोर्ट को पूरा रेफर करते हैं, दे डोंट जस्ट रेफर द ऑडिट रिपोर्ट, ये पूरी एनुअल क्या करते हैं, एनुअल रिपोर्ट को रेफर करते हैं। अब एनुअल रिपोर्ट को रेफर करते वक्त इन्होंने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है इस बार की सेल्स हुई है 5 करोड़, और वहीं इन्होंने देखा क्या कि जो यहाँ पे इन्होंने अदर इंफॉर्मेशन दे के रखी है उसमें लिखा है 8 करोड़। नाउ ये जो यूजर्स हैं इनका चलेगा दिमाग, क्यों दिमाग चलेगा भाई इनका, इनका दिमाग चलेगा और बोलेंगे या तो ऑडिटर गलत है या तो इंफॉर्मेशन गलत है, या तो ऑडिटर गलत या इंफॉर्मेशन गलत। मतलब इनको रिलायबिलिटी पे डाउट आ रहा है कि हम किस पे यकीन करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अदर इंफॉर्मेशन, जो ऑडिट रिपोर्ट बोल रहे हैं उस पे यकीन करें कि इस चीज पे यकीन करें। तो ऐसे में ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसको एक बार कम से कम अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना है और रीड करके देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकंसिस्टेंसी आ रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनकंसिस्टेंसी आ रही हो और वो इनकंसिस्टेंसी मटेरियल हो, छोटी वगैरह छोटी मोटी इनकंसिस्टेंसीज ओके, बट अगर वो इनकंसिस्टेंसी मटेरियल है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी है, या फिर अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर का जो नॉलेज है रिलेटेड टू द एंटिटी उसको लेके कोई इनकंसिस्टेंसी, मतलब ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल्स बता रहा है एज आई सेड 5 करोड़, अदर इंफॉर्मेशन सेल्स 8 करोड़ बता रहे, देयर इज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। हमारे अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है क्या, अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है कि कंपनी जो है क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है 10 करोड़ का, लेकिन जब ऑडिटर ने ऑडिट किया उसके हिसाब से नॉलेज तो ये निकल के आया कि पर्टिकुलर लोगों से जब ये लोग पैसा लेंगे, कैपिटल इकट्ठी करेंगे, तब ये इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 7 करोड़ का करने वाले हैं। ये नॉलेज में है ऑडिटर के, या फिर अदर इंफॉर्मेशन बोलता है कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं, बट ऑडिटर के नॉलेज के अकॉर्डिंग तो उसे सिर्फ 12 डायरेक्टर ही दिखाई दे रहे हैं। तो दैट मीन्स अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर के नॉलेज में इनकंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी है। तो अगर ये इनकंसिस्टेंसी हमारे ऑडिटर को दिखाई देती है तो उसे क्या करना है, एप्रोप्रिएट एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे, हमारे ऑडिटर को क्या करने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो द ऐसे इज अबाउट कि अदर इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी एनुअल रिपोर्ट के अंदर,
एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको जो अदर इंफॉर्मेशन मिलेगी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो इसको लेके अगर ऑडिटर को लगता है कि कहीं इनकंसिस्टेंसी इस एरिया में आती है, तो मेरे जो यूजर्स हैं, यूजर्स को क्या होगा, यूजर्स विल हैव अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी, तो इसलिए वो क्या करेगा, एप्रोप्रिएट क्या लेगा, एक्शन लेगा फॉर सॉल्विंग दिस इनकंसिस्टेंसी। अब सपोज करो यहाँ पे क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, अराइज होती है। यहाँ पे क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी अराइज होती है, इनकंसिस्टेंसी अराइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदर इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, अदर इंफॉर्मेशन वाज करेक्ट, इनकंसिस्टेंसी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो बोलते हैं ऐसे केस में ऑडिटर को स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेने होंगे। लेकिन मैम ऐसा नहीं है, इनकंसिस्टेंसी कहाँ है, अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे थे, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही थे, पर अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है। तो जब अदर इंफॉर्मेशन आपकी इनकंसिस्टेंट है, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना होगा, सबसे पहले चेक कर लिया कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, तो ही विल आस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कहेगा कि देखो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो भी उसको एडिशनल प्रोसीजर वगैरह लगानी है, श्योर हो चुका है हमारा ऑडिटर कि हाँ इनकंसिस्टेंसी है, रेफरेंस किसको जाएगा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को रेफरेंस जाएगा। अब या तो मैनेजमेंट उसे क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा, या फिर मैनेजमेंट ने उसे करेक्ट नहीं किया। अगर करेक्शन हो गया है तो ऑडिटर चेक कर लेगा कि कैसे करेक्ट किया, क्या करेक्शन हो चुका है, मतलब एक बार वेरीफाई बोलने से नहीं होता ना, करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने सही नहीं किया है, तब क्या करें, तब टीसीडब्ल्यूजी को क्या करना होगा, वेयर अप्रोप्रिएट, वेयर अप्रोप्रिएट मतलब पता चला मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी सेम है, तो फिर टीसीडब्ल्यूजी को बोल के क्या होगा, तो अगर अप्रोप्रिएट है टीसीडब्ल्यूजी को बोलो। अब टीसीडब्ल्यूजी या तो करेक्ट कर देगा, या फिर टीसीडब्ल्यूजी को बोलने के बाद भी पता चल रहा है करेक्शन नहीं हो रहा, टीसीडब्ल्यूजी को बोलने के बाद भी क्या हुआ, करेक्शन नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे एक चेक करना कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिली इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड, ये जो इंफॉर्मेशन आपको इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड मिली वो कब मिली है, जब भी ये ऑडिटर है, ये हमारा क्या है, ऑडिटर है, जब भी अदर इंफॉर्मेशन की बात आती है, ये क्या करते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, किससे, मैनेजमेंट से, ये रहा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि ये अदर इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप मुझे टाइमली मैनर में प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या करना होगा, मुझे टाइमली मैनर में प्रोवाइड करना होगा। टाइमली मैनर का मतलब है ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है, ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है, उस ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले आपको मुझे क्या करना होगा, ये देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया इसका टाइमली मैनर। तो अगर एक्चुअल में ऑडिटर को प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट, प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट डेट, प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तब ऑडिटर क्या करेंगे उसके बारे में है। और अगर मैनेजमेंट बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले तो हमारे पास ही वो डॉक्यूमेंट्स या वो इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में फिर ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, कि जब भी ये डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स नीडेड है ऑडिटर को, वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से कि पहले वो डॉक्यूमेंट्स किसको अवेलेबल करवाए जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर को ही अवेलेबल करवाए जाएंगे, थर्ड पार्टी या किसी और को देने से पहले जब भी आते हैं। तो इसका मतलब हम मानते हैं ये आए आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, ये ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद आते हैं। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले आए तब क्या होगा, और अगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद आएंगे तब क्या होगा। देखो भाई, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद आ रहे हैं तो ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट तो इशू हो गई, जब ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद आ रहा है तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, ऑडिट रिपोर्ट तो इशू हो चुकी है। तब यहाँ पे ये चेक करना होगा ऑडिटर को सबसे पहले
कि क्या अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट कर ली गई थी, बाद में आया लेकिन क्या करेक्ट हुई है अदर इंफॉर्मेशन, करेक्टेड और नॉट। अगर करेक्ट हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या हुई है, करेक्ट नहीं हुई है, इंफॉर्मेशन क्या है अभी भी करेक्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन नॉट करेक्टेड इवन आफ्टर कम्युनिकेटिंग टू टीसीडब्ल्यूजी, वही बात हो गई ना, टीसीडब्ल्यूजी को बोला था उसके बाद भी ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा हमारा ऑडिटर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग। जो भी उसके पास लीगल राइट्स हो सकते हैं, जो भी उसके पास ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर चेक करेगा कि उसके पास लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है, जिससे ये पता चल पाए लोगों को कि वो मिसस्टेटमेंट्स थे, वहां पे जो अदर इंफॉर्मेशन वगैरह थी वहां पे कुछ गलतियां थी। लेकिन अगर पहले ही मिल जाएगा ना ऑडिटर को, तो तब तो अभी रिपोर्ट गई नहीं ना, पहले ही मिल गया मतलब अभी तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं गई है। तो इस केस में क्या बोलते हैं कि इस केस में ऑडिटर तुम्हें क्या करना होगा, अगर टीसीडब्ल्यूजी को बोलने के बाद भी चीजें करेक्ट नहीं होती है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी को अब फिर एक कम्युनिकेशन करो और बताओ कि इम्प्लीकेशन इसका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या जाने वाला है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन दैट इज ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, प्लस यहाँ पे इम्प्लीकेशन और किस तरह से आप इसको लिखने वाले हो, तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, ये पूरी चीज उसको बता दो। या फिर जहां पे पॉसिबल है आप क्या कर जाओ, विड्रॉ कर दो, पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लो, और विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो टीसीडब्ल्यूजी को इसका इम्प्लीकेशन वगैरह बता दो कि किस तरह से आप इसको अकाउंट फॉर करने वाले हैं। तो ये होता है आपका अदर इनकम के रिस्पेक्ट में, ये चीजें क्या होती है आपकी अदर इनकम के रिस्पेक्ट में। अब अदर इनकम वगैरह आपने चेक कर लिया, अब आप रिपोर्टिंग ही तो करने जा रहे हो, तो रिपोर्टिंग में करोगे क्या, तो बोलते हैं कि रिपोर्टिंग करते वक्त अगर लिस्टेड कंपनी की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो लिखना जो भी अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो गई या एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड है वो क्या है। लिस्टेड के केस में जो ऑब्टेन हो गई उसके बारे में भी लिखना है, और जो एक्सपेक्टेड है कि ऑब्टेन हो सकती है उसके बारे में भी लिखना है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो अनलिस्टेड के बारे में, तो यू हैव टू ओनली राइट whatever has been obtained, और एक्सपेक्टेड आपको नहीं लिखना है, तब आपको क्या नहीं लिखना है, एक्सपेक्टेड नहीं लिखना। ये वाली जो अदर इंफॉर्मेशन है इसके साथ कुछ और चीजें भी इंक्लूड करके लिखनी पड़ेंगी, और वो क्या लिखना है, दो चीजें, स्टेटमेंट अबाउट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई अदर इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अदर इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे भी मैनेजमेंट की, तो बता दो क्लियरली, ये अदर इंफॉर्मेशन करके एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में रिपोर्टिंग करते वक्त आप स्टेटमेंट दो कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेटमेंट दो कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फिर एक स्टेटमेंट दो कि ये जो अदर इनकम के बारे में ऑडिटर बोल रहा है, बता रहा है इस अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में, ऑडिटर जो अदर इनकम के बारे में बता रहा है, इट इज नॉट एन ओपिनियन, इट इज नॉट ओपिनियन, ये तो सिर्फ यूजर अटेंशन के लिए है, तो ऑडिटर ओपिनियन अदर इनकम कवर नहीं करता है। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है, और ये कि ये ओपिनियन नहीं है। और ये तो आप बता ही रहे हैं कि लिस्टेड की कौन सी चीजें ऑब्टेन हो गई, कौन सी ऑब्टेन होने वाली है, और अनलिस्टेड की कौन सी ऑब्टेन हो चुकी है। ये सारी चीजें लिखनी होगी, और ये भी बताना होगा साथ साथ में जो ये अदर इनकम अदर इंफॉर्मेशन उसको ऑडिट डेट के, ऑडिटर रिपोर्ट डेट के पहले ऑब्टेन हुई है, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी क्या उसमें कोई मिसस्टेटमेंट थे, अगर मिसस्टेटमेंट नहीं थे तो नथिंग टू रिपोर्ट भी दिखाना है कि भाई कोई मिसस्टेटमेंट नहीं, नथिंग टू रिपोर्ट। लेकिन अगर मिसस्टेटमेंट्स हैं और आप कंक्लूड कर रहे हो कि ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, तो क्या अनकरेक्टेड है उसको फिर से यहाँ पे क्या करो, पूरी तरह से डिस्क्राइब करो कि ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे तो ओवरऑल रिपोर्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले लिस्टेड अनलिस्टेड के रिस्पेक्ट में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या मिलने वाला है, क्या मिल चुका है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई ओपिनियन नहीं है,
और ऑडिट रिपोर्ट के पहले मिलता है तो कोई मिसस्टेटमेंट्स नहीं है तो बताओ कोई मिसस्टेटमेंट्स नहीं, और अगर मिसस्टेटमेंट्स है तो बताओ कि क्या मिसस्टेटमेंट्स है, डिस्क्राइब करो। अगर आपको रिपोर्टिंग किसी लॉ रेगुलेशन की लैंग्वेज में करनी है, अगर रिपोर्टिंग किसी लॉ एंड रेगुलेशन की लैंग्वेज में करनी है तो बोलते हैं तब तक ये मत लिखना उसमें, तब तक ऐसे का रेफरेंस मत लिखना जब तक कम से कम ये 3 चीजें पूरी ना हो जाए। जब तक कम से कम ये 3 चीजें पूरी ना हो जाए, ये मत लिखना कि तुमने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को रेफर किया है। वो 3 चीजें क्या है कि अदर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट आ गई थी। वो क्या हो गया था, प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट अदर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर बताना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और एक एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, किस चीज का एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट चाहिए, जो बताएगा आउटकम ऑफ ऑडिटर्स वर्क, ओवरऑल ऑडिटर ने जो वर्क किया उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक एक्सप्लिसिट आपको स्टेटमेंट देना होगा कि ये जो अदर इनकम के रिस्पेक्ट में उसने जो भी वर्किंग की है उसके बारे में पूरी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, बतानी होगी। तो अगर मैं बोलूँ तो अदर इनकम क्या होता है, एक एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों होती है। ऑडिटर को चेक करना है कहीं इनकंसिस्टेंसी अदर इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना आए या फिर अदर इनकम और ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में ना आए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, इनकंसिस्टेंसी आती है, तो ऐसे के अकॉर्डिंग एड्रेस होगा। और अदर इनकम में आती है तो आपको पहले मैनेजमेंट को बोलना है, मैनेजमेंट कुछ नहीं करता, टीसीडब्ल्यूजी को बोलना है, और टीसीडब्ल्यूजी को बोला चेक करो प्रायर पीरियड में ही मिल गई है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के पहले इंफॉर्मेशन मिल चुकी है या बाद में मिली है या फिर आफ्टर मिली है। अगर टीसीडब्ल्यूजी ने सही नहीं किया प्रायर पीरियड के, तो देखो विड्रॉल पॉसिबल है तो विड्रॉ कर जाओ, नहीं तो टीसीडब्ल्यूजी को बता दो कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। बाद में मिला है तो आपको लॉ एंड रेगुलेशन के ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरह से आप इसे एड्रेस आउट करोगे, लोगों को बताओ। यहाँ पे रिपोर्टिंग करते वक्त लिख लेना लिस्टेड कंपनी के लिए क्या मिल चुका, क्या एक्सपेक्टेड है मिलना, और अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या ऑब्टेन कर चुके हो। साथ में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कोई ओपिनियन नहीं है ये लिखना। और अदर इनकम अदर इंफॉर्मेशन अगर आपको बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट मिल चुकी है तो कुछ स्टेटमेंट नहीं है वो भी लिखना, अगर है तो क्या है ये डिस्क्राइब करना। फिर अगर लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग करते हो तो इन दैट केस ये 3 चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक ये मत लिखना कि ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट हुआ है, दैट इज प्रायर पीरियड में ही आपको मिल चुकी है। प्रायर पीरियड बोलने से मतलब ये है ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्रिप्शन और एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट इस बारे में कि ऑडिटर ने ये जो वर्क किया है उसका आउटकम क्या है ये बताना होगा। एंड विद दिस we have completed essay 720 also। लॉजिक अगर याद है, कीवर्ड्स निकालो, और कीवर्ड्स निकाल के सिर्फ तुम्हें क्या करना होगा, ऐसे को रिवाइज। फॉर दिस व्हाट आई कैन डू, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इस पे मैं ये कीवर्ड्स इन स्टिकी नोट्स के फॉर्म में लिख के आपको दूंगी, हर ऐसे के कीवर्ड्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगी। तो आपको पता होगा अगली बार कौन से कीवर्ड्स हैं भी जो इनकॉर्पोरेट होने ही चाहिए, और ये कीवर्ड्स हैं तो आंसर्स में मार्क्स हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, so hope the video and the series have been helpful for you. So now we will start with in next video हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड्स 600 की सीरीज, ठीक है, और एक ही में हम उसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये समझो आपको फुल कोर्स की तरह से पढ़ रहे हैं। ओके।